कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई परिवार शहर की भागदौड़ छोड़कर एक शांत सी जगह पर जाता है और उसका सामना एक ऐसी लोक कथा से हो जाता है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन जाती है। आज हम बंगाल की लोक कथाओं से निकली मेछो भूत की डरावनी दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो आत्मा है जो मछली, नदियां और गहरे पानी के रहस्यों से जुड़ी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है बंगले के केयरटेकर भुवन की इसी चेतावनी से। लेकिन ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो एक अशुभ संकेत था, आने वाले खतरे की पहली घंटी। एक स्थानीय आदमी की जुबान से निकली ये हिचकिचाहट हमें पहली बार ये एहसास कराती है कि उस जगह पर कुछ तो ऐसा है जिससे अनजान लोगों को दूर ही रहना चाहिए। कहानी के बीच में है एक सरकारी अफसर तपन और उनका परिवार, पत्नी मंदाकिनी और 2 बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। वो सब एक नई जिंदगी की उम्मीद में इस गांव में आते हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये तबादला उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले आया है जहां पुराने नियम चलते हैं और अनजान खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं। भुवन मौसम और देर रात का हवाला देता है, लेकिन उसकी आवाज में सिर्फ चिंता नहीं बल्कि एक गहरा अनकहा डर छिपा हुआ था। पर सफर से थका हारा परिवार, खासकर तपन, इस स्थानीय अंधविश्वास को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की जिद पर अड़ जाता है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। और फिर भुवन कुछ ऐसा करता है जो बहुत ही अजीब था। वो गाड़ी में बैठने से साफ मना कर देता है और उस भयंकर तूफान में एक अनजान दूसरे रास्ते पर पैदल ही निकल पड़ता है। परिवार के लिए तो ये सिर्फ एक पहेली थी, लेकिन असल में ये उनका उस दूसरी दुनिया से पहला सामना था जिसके नियम वो जानते ही नहीं थे। गाड़ी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रही थी। बारिश की बूंदें कार के शीशे पर एक धुंधली सी चादर बना रही थी और उसी धुंध के बीच से उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो सच और वहम की सारी सीमाओं को तोड़ देता है। उन्हें तूफान में एक साया दिखता है जो हूबहू भुवन जैसा था, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता था। वो नदी के किनारे जिस रफ्तार से चल रहा था वो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। ये पहला साफ संकेत था कि वो लोग वहां अकेले नहीं हैं। बंगले पर पहुंचते ही उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। भुवन हाथ में लालटेन लिए दरवाजे पर पहले से ही खड़ा था, मानो हवा में उड़कर आया हो। वो हैरान होकर उससे पूछते हैं कि वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया। उन्होंने तो अभी अभी उसे नदी के पास देखा था। भुवन इस बात से ऐसे इनकार करता है जैसे उन्होंने कोई पागलपन की बात कह दी हो। वो जोर देकर कहता है, मैं तो दूसरे रास्ते से आया था, मैं तो नदी के पास गया ही नहीं। अब परिवार के सामने एक ही सवाल था, क्या उन्होंने कोई वहम देखा था या फिर भुवन कोई भयानक सच छिपा रहा था। अगली सुबह जब तूफान थम जाता है तो घर के बाहर कीचड़ में कुछ अजीब निशान मिलते हैं। ये निशान नदी से सीधे दरवाजे तक आते थे। परिवार के लिए ये सिर्फ पैरों के निशान थे, लेकिन भुवन की आंखें उन्हें देखते ही फैल गईं। वो देख रहा था जो परिवार नहीं देख सकता था, एक अप्राकृतिक चेतावनी। भुवन की आवाज में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई किसी भयानक सच को स्वीकार कर लेता है। वो बताता है कि ये निशान उल्टे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज नदी से उनके घर तक उल्टा चली हो। वो ये खौफनाक सफाई देता है और इस एक लाइन से परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। अंधविश्वास अब हकीकत बन चुका था। कोई अप्राकृतिक चीज जिसके पैर उल्टे हैं उनसे मिलने आई थी और अब वो उस घर में कैद हो चुके थे। उस पहले खौफनाक अनुभव के बाद घर में एक अनकहा तनाव बस गया था। परिवार नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन हर आहट, हर परछाई में उन्हें वो उल्टे पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे थे। और इसी घुटन भरे माहौल में बड़ी बेटी सुगंधा का सामना सीधे उस रहस्य से हो जाता है। नदी के किनारे सुगंधा की मुलाकात एक लड़की से होती है, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती में कुछ अजीब था, जिसकी आंखें काजल से ऐसी घिरी थी मानो वो कोई गहरा राज छुपा रही हो। वो अचानक से वहां प्रकट हुई थी और उसका कहना था कि वो पास में ही रहती है, पर सुगंधा ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि सुगंधा की बहन इंद्राणी उसे बुलाती, वो लड़की अचानक एक बहुत ही अजीब और सीधा सवाल पूछती है। एक ऐसा सवाल जो उस मुलाकात के असली मकसद को सामने ले आता है। जैसे ही सुगंधा अपनी बहन को उस लड़की से मिलवाने के लिए मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। वो लड़की जैसे हवा में ही गायब हो गई थी।
इंद्राणी जोर देकर कहती है कि वहां कोई था ही नहीं और सुगंधा पर अकेले में बातें करने का इल्जाम लगाती है। अब सुगंधा खुद पर ही शक करने लगती है। क्या उसने सच में किसी को देखा था? जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, बाजार से घर का रास्ता भी लंबा और डरावना होता जाता है। हवा में सड़ी हुई मछली की एक तेज गंध फैल जाती है और सुगंधा को महसूस होता है कि कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है, उसे धीरे धीरे घेर रही है। और फिर वो आवाज आती है, कानों में छुपती हुई एक फुसफुसाहट जो मछली मांग रही थी। देखते ही देखते वो आवाज और भी गुस्सैल हो जाती है। डर से सुगंधा के पैर जमीन में जम जाते हैं और फिर वो बस भागती है, घबराहट में अंधी होकर उस आवाज से दूर जो अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उस रात जब घर में मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ था, मंदाकिनी रसोई से आ रही एक अजीब, कुछ चबाने जैसी आवाज से जाग जाती है। डरी हुई सुगंधा तो अपने बिस्तर पर थी, तो फिर रसोई में कौन था? मंदाकिनी दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ती है। दरवाजे की दरार से जो रोशनी आ रही थी, उसमें उसे जमीन पर झुकी हुई एक परछाई दिखाई देती है। और जब वो दरवाजा खोलती है तो जो नज़ारा उसके सामने था वो किसी भी माँ के लिए सबसे भयानक सपना होता है। वो अपनी ही बेटी सुगंधा को फर्श पर पाती है, लेकिन वो खेल नहीं रही थी। वो बाजार से लाई गई कच्ची मछली को नोच नोच कर खा रही थी। उसके कपड़े और चेहरा खून से सने हुए थे। वो अब उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर लग रही थी। उसकी माँ की घबराई हुई आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है। जब सुगंधा ऊपर देखती है तो मंदाकिनी की रूह कांप जाती है। उन आंखों में उसकी बेटी की मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक पुरानी भूखी आत्मा की शैतानी चमक थी। और इस अंतिम खौफनाक घोषणा के साथ वो आत्मा अपनी जीत का ऐलान करती है। सुगंधा का शरीर अब उसका अपना नहीं रहा था। मेछो भूत ने अपना नया घर ढूंढ लिया था और ये तो सिर्फ शुरुआत थी।